हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारा सेकंड चैप्टर ग्रामीण साख चल रहा है, जिसके अंदर आज हम अपने मेन टॉपिक्स 3 को पढ़ेंगे। देशी बैंकर्स के क्या महत्व है, इसके जो दोष हैं उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, और रिजर्व बैंक का देशी बैंकर्स पर क्या क्या नियंत्रण है। चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देशी बैंकर्स की क्या महत्व है। आपको ये पता है कि भारत क्या है, एक ग्रामीण प्रधान यानी कि किसान प्रधान देश है। अब यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक हैं, उस समय तो कॉमर्शियल बैंक का विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया था, तो देशी बैंकर्स ने अपना काम शुरू किया था। अब ये देशी बैंकर्स यानी कि महाजन हुए, इन्होंने क्या किया, भारत की ग्रामीण साख को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अगर ये कृषि कार्यों के लिए लोन नहीं देते, उपभोग कार्यों के लिए लोन नहीं देते, उनकी भली प्रकार से सहायता नहीं करते, तो आज जो हमारा देश है वो विकासशील प्रगति पर नहीं चल रहा होता। तो क्या क्या महत्व हैं इनके, ये हम पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, ऋण देने की कार्यप्रणाली सरल और लोचदार है। अब कितनी बार आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये 24 घंटे यानी कि किसी भी समय लोन देते थे, अनपढ़ व्यक्ति को भी लोन देते हैं, और जिसको लोन ज़्यादा चाहिए वो भी प्रोवाइड हो जाता था, और कम लोन भी प्रोवाइड कराते थे। तो इनकी कार्यप्रणाली कैसी है, सरल और लोचदार। सेकंड पॉइंट है, ये बहुत सारी आवश्यकता यानी कि उत्पादन कार्यों के लिए और उपभोग कार्यों के लिए भी लोन देते हैं। थर्ड पॉइंट, इनकी ऋण वापसी कैसी होती है, आसान किश्तों में होती है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, इसके ऋण क्या होते हैं, गोपनीय रहते हैं, तो जो ऋण लेने वाला है उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। फिफ्थ पॉइंट, ऋण बिना जमानत पर भी मिल जाते हैं और जमानत के तौर पर भी मिल जाते हैं, यानी कि अगर वो आपको अच्छा जानने वाला है तो वो आपको बिना जमानत के लोन दे देगा। सिक्स पॉइंट, ये किसानों के फसलों को बेचने में भी उनकी मदद करते हैं। इट मीन्स कि इसमें आपको सारे देशी बैंकर्स के गुणों के बारे में एक्सप्लेन करना है। गुण आपको पॉइंट्स में बता दिए गए थे, तो उसमें से भी आप कुछ पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि देशी बैंकर्स के जो जो दोष थे उनको दूर करने के लिए हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका है, अन्य व्यावसायिक कार्यों की समाप्ति। देखिए आपको भी पता है कि मनुष्य जो है अगर एक काम अच्छे से करेगा तो उसी में ही अपना 100% देगा, अगर उसे चाहिए वो काम पूरे रिजल्ट के साथ। लेकिन ये देशी बैंकर्स लोन देने के साथ साथ दूसरे तरह के काम भी करते हैं, तो इसी कारण इनका जो ऋण देने वाला पैसा है वो अपने व्यवसाय में लग जाता है। तो सबसे पहला और बड़ा दोष ये है कि ये दो तरह के काम करते हैं, और उसका सुझाव क्या होगा कि इनका काम केवल क्या होना चाहिए, देशी बैंकर्स का ही होना चाहिए, बैंकिंग संबंधित होना चाहिए। इनको अपना जो काम है उसको बंद कर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, प्रतिनिधि के रूप में काम करना। ग्रामों में जहाँ बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, देशी बैंकर्स उन बैंकों के एजेंट बनकर काम कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इससे क्या होगा, देशी बैंकर्स का अस्तित्व भी बरकरार रहेगा, लोगों को उन पर विश्वास भी रहेगा, और भविष्य में उसके जितने भी गुण हैं उसका यूज़ करके हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है, रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी संबंधी प्रतिबंध। यानी कि रिजर्व बैंक जो है, आपको पता है सभी बैंकों की पूंजी रिजर्व बैंक ने नियंत्रित कर रखा है कि कितनी पूंजी उनकी होनी चाहिए। तो इसी तरह जितना भी जमा धन है, जितना भी कार्यविधि है, सब रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग चलता है, और इसके बदले में इन्हें एडवांस और जो आपके चेक्स हो गए उनको दोबारा से डिस्काउंट पर मिलने की सुविधा मिल जाती है। अगर ये रिजर्व बैंक के अंडर काम करने लगे तो इनको भी इस प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट है, हुंडियों की पुनर्कटौती की सुविधा हो। अब जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो इनकी हुंडियों को दोबारा से क्या करें, बट्टे पर भुना लें। हुंडियाँ अब बंद हो चुकी हैं क्योंकि देशी बैंकर्स का काम भी धीमा हो गया है। तो अगर देशी बैंकर्स रिजर्व बैंक के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो उनकी हुंडियों को भी दोबारा से डिस्काउंट पर देने की सुविधा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, धन हस्तांतरण की सुविधा। जिस तरह से आपके आरबीआई एंड एसबीआई अदर बैंक हैं धन हस्तांतरण की सुविधा देते हैं, उसी तरह से देशी बैंकर्स को भी धन हस्तांतरण की सुविधा दी जानी चाहिए। यानी कि एक देशी बैंकर दूसरे देशी बैंकर को उसकी दूसरी शाखा में क्या धन को जमा करा सके। तो ये इसके कुछ सुझाव हैं ताकि अपने दोषों को दूर करके आज के समाज में फिर से स्थापित हो जाए। अभी जो हमने सुझाव पढ़े
वो तो हमारे मुख्य सुझाव थे। अब इसके साथ साथ कुछ सहायक सुझाव भी हैं, जैसे अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता। देशी बैंकर्स को भी लाइसेंस लेना कंपलसरी सरकार द्वारा कर देना चाहिए। हिसाब किताब ठीक ढंग से रखना और विधिवत अंकेक्षण, ये अपना सारा हिसाब किताब गोपनीय रखते हैं, तो सरकार को ये होना चाहिए कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी गवर्नमेंट में जमा हो, इनका भी टैक्स कटे, तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उत्पादन कार्य के लिए ऋण देना। जहाँ तक संभव हो सके देशी बैंकर्स को ये नियम लागू कर देने चाहिए कि इनको केवल प्रोडक्शन के लिए ही लोन देना है, तो उपभोग करने वाली लोन इनके बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जनता में रुपया जमा करने की आदत डालना। ये जो लोन देते हैं अपनी पूंजी से देते हैं, अब इनको इस काम के लिए फोर्स करना चाहिए। जैसे हमारे बैंक्स हैं वो जनता को में बचत की भावना को जागृत करते हैं, तो इनका भी ये काम होना चाहिए कि जनता में रुपया बचाने की प्रवृत्ति को बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बिलों की दलाली करना। बिल की दलाली का मतलब एक जगह से बिल निकालकर दूसरी जगह पर हस्तांतरित करना, तो ये काम भी इनके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज की दर कम करना। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इनकी ब्याज की दर कम हो गई और काफ़ी सारी इनकी जो बेकार पद्धतियाँ, जैसे कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर कराना, जितना भी पैसा दिया है उसको लिखित में ना लिखना, ब्याज पर ब्याज लगाना, अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो उनसे कोई भी वस्तु ले लेना, इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। ये दोषों को दूर करने का मुख्य कारण हो सकता है। पॉइंट है इसमें स्थायी परामर्श देने वालों की बोर्ड की स्थापना। इनको भी परामर्श दिया जाना चाहिए। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को परामर्श देती है, उनको गाइडलाइन देती है, ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है, फ्यूचर की मार्केटिंग के बारे में बताती है, तो इनको भी परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट कानूनी सुविधाओं की प्राप्ति। इनको बुक एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बैंकों की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि ये आज के आधुनिक बैंकों के साथ जुड़कर इस कार्य में प्रयास करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का विस्तार हो। 14 पॉइंट मैंने इसी में ही आपको बता दिया। नेक्स्ट है कार्यप्रणाली में एक रूपकता। सभी जगह कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। जबकि देशी बैंकर्स मनमाने ढंग से काम करते हैं, अगर ये प्रणाली ये एक रूपकता लागू हो गई तो उनके मनमाने ढंग से काम करने की प्रवृत्ति, ज़्यादा ब्याज लेने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। साख पत्रों का प्रयोग। आजकल आपके साख पत्र ही ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे चेक हुआ, इनका प्रयोग ज़्यादा बढ़ रहा है, तो देशी बैंकर्स को भी साख पत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और आधुनिक बैंकों से साझेदारी, ये हमारा फिर से रिपीट हो गया, ये पॉइंट्स ऊपर समझाया जा चुका है। तो ये आपके क्या थे, स्टार्टिंग के जो 6 पॉइंट्स थे वो तो मेन पॉइंट्स थे जो होने ही चाहिए, और उसके बाद आपके सेकेंडरी पॉइंट्स थे कि इनको भी लागू किया जाना चाहिए। आता है हमारा कि रिजर्व बैंक इन बैंकों पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकती है। तो रिजर्व बैंक का अधिनियम आपको पता है 1935, क्योंकि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1937 में रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई थी, और वो योजना आप निम्न पॉइंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। न्यूनतम पूंजी, जो बैंकिंग का व्यवसाय है कम से कम वो कितने लाख का हो? 2 लाख रुपए का हो, और 5 वर्ष की अवधि में 5 लाख रुपए के बराबर तैयार करने पर हो। यानी कि अगर देशी बैंकर्स को स्टार्टिंग करनी है तो 2 लाख से उसको स्टार्ट करना है, और 5 वर्ष की अवधि में उसे 5 लाख तक तो तैयार करना ही होगा। सेकंड पॉइंट है गैर बैंकिंग व्यवसाय की समाप्ति, कि देशी बैंकर्स केवल बैंकिंग व्यवसाय में ही अपना पूरा समय दें। बैंकिंग व्यवसाय के साथ जो भी वो अन्य व्यवसाय कर रहे हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दें, यानी कि गैर बैंकिंग व्यवसाय पूरी तरह से बंद कर दें। थर्ड पॉइंट खातों का अंकेक्षण और निरीक्षण। जिस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और अदर बैंक से क्या लेती है, ऑडिट कराती है, उसी तरह से देशी बैंकर्स को भी ये आदेश दिया गया है कि आप भी अपनी बहियों का पूरी तरह से निरीक्षण कराएं, और हर 6 महीने में, हर पूरे साल में उसकी जो प्रतिलिपि है बैलेंस शीट की वो हमारे पास भेजें। तो की प्रतियाँ भेजना, ये मैंने आपको ऑडिटिंग के साथ ही बता दिया कि रिजर्व बैंक उनकी बैलेंस शीट की प्रतिलिपि जो है वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर मंगाए। लास्ट पॉइंट है इसमें
संघ का निर्माण करना, ऐसे देशी बैंकर्स को संघों में संगठित होना चाहिए, यानी कि ग्रुप में काम करना चाहिए। अब सन 1938 में रिजर्व बैंक ने जो अपनी योजना थी उसको ज़्यादा ईजी बना दिया, लेकिन देशी बैंकर्स ने उसको स्वीकारा नहीं, क्योंकि वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करना चाहते थे। इसीलिए सन 1941 में देशी बैंकर्स को संगठित और बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए फिर बैंक ने दोबारा से योजना बनाई, लेकिन देशी बैंकर्स ने उसको भी नहीं स्वीकारा। तो इसी वजह से इनका जो कार्य है वो पिछड़ता चला गया। अब वर्तमान समय में देशी बैंकरों पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है और उन पर बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 भी लागू नहीं होता, और इसी कारण 2 बार मना करने के बाद भी इनका जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब जो रिजर्व बैंक है वो कोई भी एक्ट इनके लिए लागू नहीं कर रही है। तो आप इसमें एमसीक्यू में ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली योजना जो बनाई थी वो कब बनाई थी, 1937 में बनाई थी। फिर दूसरी योजना कब बनाई थी, 1941 में। और लास्ट में बैंकिंग कंपनी अधिनियम का सन कौन सा है, 1949। तो ये 3 एमसीक्यूज आप याद रखेंगे। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देशी बैंकर्स ने आरबीआई के साथ काम करने के लिए तो मना कर दिया, बट अब वो काम किसके अंडर करेंगे। तो फिर 1954 में एडी श्रॉफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने देशी बैंकर्स को काम करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। तो उन्हीं सुझावों के आधार पर आज ये थोड़े बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं। तो वो सुझाव क्या हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा परामर्श, जो देशी बैंकर्स हैं रिजर्व बैंक के अंडर काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें रिजर्व बैंक की सहायता लेनी है, और इनके जो भी सहायता के बीच में अंतराल है वो कम से कम 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मुद्दती हुंडी का प्रयोग। देशी बैंकर्स को सलाह दी गई कि वो 90 दिन की मुद्दती हुंडी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और इन हुंडियों पर क्रम संख्या भी डली होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है व्यापारिक बैंकों द्वारा बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा। जब भी देशी बैंकर्स का संबंध रिजर्व बैंक से स्थापित नहीं होगा तब तक वो कॉमर्शियल बैंक से अपनी हुंडियों को भुना सकता है। फोर्थ पॉइंट, हिसाब किताब का उचित ढंग। आज के टाइम के अकॉर्डिंग इनको बुक्स जो है वो मॉडर्न अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग रखनी है, देशी भारतीय बही खाता प्रणाली नहीं। फिफ्थ पॉइंट है अखिल भारतीय परिषद बनाना। देशी बैंकर्स अखिल भारतीय परिषद बनाएगा कमेटी, और इसी रूल्स के अंतर्गत वो रिजर्व बैंक से इसको स्वीकार करा के काम करना शुरू करेगा। तो ये एडी श्रॉफ ने ये सुझाव दिए थे कि जब तक रिजर्व बैंक के साथ वो अटैच नहीं हो जाती, रिजर्व बैंक की सूची में वो लिस्टेड नहीं हो जाती, तो इन 5 सुझावों को मानना देशी बैंकर्स के लिए अनिवार्य होगा। तो आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं कि देशी बैंकर्स के क्या महत्व हैं, उनके दोषों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, और रिजर्व बैंक ने क्या गाइडलाइंस दी थी बट उनके साथ अटैच ना होने पर जो गाइडलाइंस वो अब मांग रहे हैं। तो अगर इस टॉपिक पर अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें और इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें।